तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 30 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल में क्वेश्चन है आज दोस्तों। देखिए, ये हैं उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी हैं। इन्होंने दोस्तों ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, देखिए ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने के नेतृत्व में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी है। अब देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। चलिए, प्रमुख प्रस्तावित संशोधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला संशोधन आता है ओबीसी परिभाषा को शामिल करना। देखिए, संशोधन विधेयक ओबीसी परिभाषा को शामिल करना है। संशोधन विधेयक में दोस्तों पंचायती राज संस्थान हैं उनमें आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी को परिभाषित करने का प्रस्ताव है। दूसरा है अयोग्यता और निष्कासन प्रक्रिया। देखिए, विधेयक हल्का पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता की विधि के साथ साथ सरकार द्वारा सरपंच, नायब सरपंच और पंच के निलंबन और हटाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारा इसी में राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका। अब देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका क्या होगी। संशोधनों में राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और सेवा शर्तों का विवरण दिया गया है। ये 3 प्रकार के जो संशोधन हुए हैं ओबीसी आरक्षण में जम्मू कश्मीर पंचायती राज में, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के संशोधन हुए हैं, ये हमने देख चुके हैं। चलिए, संशोधन के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। फोकस पीआरआई के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अधिनियम को संवैधानिक रूप से संरेखित करने और अन्य राज्यों में प्रथाओं के साथ स्थिरता बनाए रखने पर है। जहाँ पे दोस्तों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ ओबीसी आरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए, इसलिए ये संशोधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये देखिए, 1 जनवरी को हमारा इसरो एक रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। अब क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो, है ना। पहला भारत का एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। अब देखते हैं इसके बारे में, है ना। तो दोस्तों, इसरो एक्सपोसैट मिशन की तैयारी कर रहा है जो पोलरीमेट्री में एक अभूतपूर्व उद्यम है, जिसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में भारत का प्रथम कदम होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो अंतरिक्ष अन्वेषण, इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और वर्ष 2024 एक अभूतपूर्व मिशन के साथ शुरू होने वाला है। और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलताओं के बाद इसरो अपने नवीनतम उद्यम एक्सपोसैट मिशन के लिए तैयारी कर रहा है और 1 जनवरी 2024 को लॉन्च के लिए निर्धारित है। और यह मिशन पोलरीमेट्री में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है, जो ब्लैक होल और एक्स-रे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो एक्स-रे पोलरीमीटर यह उपग्रह लॉन्च करने वाला है इसरो 1 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। या आप देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं आप।
जीसीसी का दक्षिण कोरिया के साथ समझौता हुआ है, मुफ्त व्यापार, है ना। देखिए दोस्तों, जीसीसी का दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता। अब जीसीसी क्या है दोस्तों, तो खाड़ी सहयोग परिषद है ना, खाड़ी सहयोग परिषद है। तो जीसीसी ने प्रमुख एशियाई साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा किया है ना, और इस वर्ष अपने दूसरे एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निवेश और आर्थिक विविधीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है ना। देखिए, खाड़ी सहयोग परिषद, जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद ने इस वर्ष अपने दूसरे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके प्रमुख एशियाई भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और दक्षिण कोरिया के साथ हुआ हालिया समझौता निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ब्लॉक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है ना। तो जीसीसी ने किसके साथ समझौता किया है, तो दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। नेक्स्ट चलते हैं टाटा पावर, है ना। टाटा पावर ने राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना को सुरक्षित किया। देखिए, टाटा फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन बीकानेर तृतीय और नीमराना द्वितीय, कौन सा, बीकानेर तृतीय और नीमराना द्वितीय ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजयी हुई, है ना। परियोजना की अनुमानित लागत जो है 1540 करोड़ रुपए है, 1540 करोड़ रुपए है। तो यह बोली किसने जीती है, टाटा पावर ने जीती है, राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना को सुरक्षित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटेश्वर की इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया, है ना। देखिए, आगर से 65 किलोमीटर दूर बटेश्वर है और मुख्यमंत्री योगी जी ने हेलीपैड से बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ने वाली यूपी की पहली इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है ना। और दोस्तों, साथ ही बताया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा शहर से 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक गांव बटेश्वर में राजस्थान राज्य की पहली इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बटेश्वर में हेलीपैड की तैयारी कैसी हो रही हम देख लेते हैं। अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की सुविधा के लिए बटेश्वर गांव में रणनीतिक रूप से स्थित एक हेलीपैड सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और आगरा से 65 किलोमीटर दूर है, ये हमने देख चुके हैं, है ना। यह हेलीपैड दोस्तों बटेश्वर को मथुरा में गोवर्धन से जोड़ने वाली उड़ानों के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करेगा। सावधानीपूर्वक योजना और तैयारी में हेलीपोर्ट सेवा का प्रावधान शामिल है, जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर और बल देता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है, ये हमने पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैं दोस्तों जर्मन राजनीतिक दिग्गज, है ना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में, है ना। इनका हाल ही में निधन हुआ है, 81 वर्ष के थे ये। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जर्मन राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सेउबल, क्या नाम है इनका, वोल्फगैंग सेउबल का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, पिछले 3 दशकों में जर्मन राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति वोल्फगैंग साउबल, है ना, सेउबल या साउबल बोल सकते हैं हम, इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जर्मन संसद में 50 वर्षों से अधिक समय तक रहने वाले वोल्फगैंग साउबल 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो जर्मनी के सबसे लंबे राजनीतिक करियर में से एक था, जिसके दौरान उन्होंने अपने देश को यूरोप के केंद्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और बता दिया जाए आपको कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों हम ऐसे ही डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते हैं, डेली डिटेल में वीडियो लेकर आते हैं, MCQ वाले, वन लाइनर वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE मतलब दुबई को रुपए में किया भुगतान। कितने रुपए में किया भुगतान ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन रुपए में भुगतान हुआ है, ना कि डॉलर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। ये पहली बार भुगतान हुआ है रुपए में। वैश्विक स्तर पर दोस्तों स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से उठाया गया यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन लागत में कटौती करने और रुपयों को एक व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। दोस्तों पहल जो यह चालू हुई थी 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक उस फैसले के तहत उठाया गया है, और जिसमें आयात को रुपए में भुगतान करने और निर्यात को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये देखिए आप, हेमंत के श्रीनिवासुलु है ना, इनको अमित शाह जी ने मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। श्री LP हेमंत है ना, श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु है ना को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक है ना। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये बन सकता है कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निदेशक कौन हैं, तो श्री LP हेमंत जी हैं है ना। श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को 28 दिसंबर को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 28 दिसंबर 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रदान किया गया, और यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए तेलंगाना सरकार द्वारा दोस्तों प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू है ना, थोड़ा इनका नाम थोड़ा अलग मिलता है, इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत जाती है। देखिए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन हैं, भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहीमपट्टनम में सरकार के प्रजापालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल की शुरुआत की गई है ना। इस पहल के संबंध में देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो प्रजापालन कार्यक्रम को निवासियों की ज़रूरतों के बारे में, जहां लोग निवास करते हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने और ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस पहल में दोस्तों व्यक्तियों से आवेदन का संग्रह शामिल है, जो सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, और उसके बाद हम डिटेल देखते हैं। देखिए राहुल रसगोत्रा ITBP के प्रमुख नियुक्त हुए हैं,
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल रसगोत्रा जी आईटीबीपी के प्रमुख नियुक्ति हुए हैं और नीना सिंह सीआईएसएफ प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी, है ना। आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा। और जो नीना सिंह जी हैं, महिला हैं, सीआईएसएफ जो प्रमुख बनी है, पहली महिला जो है भारतीय है जो सीआईएसएफ की प्रमुख बनी है। कौन? नीना सिंह जी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को बृहस्पतिवार को मतलब गुरुवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, है ना, ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म भी, का प्रभार मिला और नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देखते हैं। नीना सिंह जी सीआईएसएफ के प्रमुख नियुक्त हुई हैं। देखिए राजस्थान कैडर की 1989 बैच की अनुभवी आईपीएस अधिकारी नीना सिंह ने सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होकर बड़ी सफलता हासिल की है और वर्तमान में दोस्तों सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत। शीर्ष पद पर उनकी पदोन्नति उनके अनुकरणीय करियर और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है। यह कदम महत्वपूर्ण सुरक्षा पदों पर लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो दोस्तों नीना सिंह जी राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी रही हैं, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में राहुल रसगोत्रा जी के बारे में देखते हैं। आईटीबीपी की इनको कमान दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नामित किया गया है। ये दोस्तों मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राजस्थान की आईपीएस अधिकारी कौन थी? नीना सिंह जी थी। उनको किसका बनाया गया है प्रमुख? तो उनको सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया है जो पहली महिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में है एक क्वेश्चन और बनेगा, विवेक श्रीवास्तव अग्निशमन सेवा। देखिए गुजरात कैडर के 1989, है ना, 1989 बैच के ही ये सभी आईपीएस अधिकारी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी को अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा, देखिए अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत श्रीवास्तव का खुफिया और सुरक्षा मामलों में व्यापक अनुभव उन्हें महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सुरक्षा पहल का नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा और लास्ट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, है ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, माफ़ कीजिए आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी। ये जगन मोहन रेड्डी जी हैं, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, तमिलनाडु ध्यान में रहा। चलिए तो दोस्तों जगन मोहन रेड्डी जी के साथ ये खड़े हैं अंबाती रायडू, क्रिकेटर हैं, चेन्नई सुपर किंग तक की तरफ से खेलते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर अंबाती रायडू, है ना। देखिए दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और रायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अंबाती रायडू को पार्टी में शामिल करवाकर वाईएसआर कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को अपने पाले में लाने वाला फैसला माना जा रहा है ना। और दोस्तों साथ ही बताएं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे अंबाती रायडू को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस में औपचारिक रूप से
शामिल करवाया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम नारायण स्वामी और सांसद पेद्दी रेड्डी मिथुन रेड्डी भी मौजूद थे। बता दें कि अंबाती रायडू आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।